वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर पार्ट थर्ड। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हैं वो अपकमिंग सीएचओ राजस्थान, एमपी स्टाफ नर्स और एमपी सीएचओ, साथ ही साथ जो एनसीएल का पेपर होने वाला है, तो ऑल ओवर सभी नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोस पब्लिश हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके हैं और कुछ जो मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में मॉडल पेपर सेकंड में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने है जो सही दिया है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सीएचओ का जो पेपर है 10 नवंबर को होने वाला है, तो उसमें राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो लोग आप जो भी करंट अफेयर है, बेसिक करंट अफेयर, वो आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और जो भी वहाँ पर फेमस टेम्पल्स हों, जो भी महल हों, वो सभी चीज़ें आप बेसिक चीज़ें याद कर लेना। जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, क्योंकि स्पेशली हेल्थ से रिलेट करती हुई योजनाएं वो एग्ज़ाम में आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था ऑल आर दीज स्टरलाइज्ड बाय केमिकल मेथड्स एक्सेप्ट। तो सभी चीज़ों को केमिकल स्टरलाइजेशन के थ्रू स्टरलाइज हम कर सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर, तो वो था गॉज। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। जो गॉज पीस होते हैं उनको हम केमिकल मेथड के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन इंडिया विच वन इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। हमारे भारत में पहली रेफरल यूनिट किसको माना जाता है? रीजनल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट है हमारे इंडिया की, वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। और आपको यहाँ का जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का याद रखना है। आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ चुकी हैं। और साथ ही साथ एक जो पीएचसी है उसमें, सॉरी, एक सीएचसी में कितने पीएचसी होते हैं और एक पीएचसी में कितने सब सेंटर होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। आपको एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पॉपुलेशन नॉर्म्स तो ज़रूर याद रखना, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर रखा हुआ मिलेगा। और जब बात यहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्म्स की जा रही है, तो आप लोग राजस्थान का एरिया और वहाँ की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है अकॉर्डिंग टू एसआरएस डेटा, उसके हिसाब से आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट इज, नेगेटिव बॉडीज आर फाउंड इन विच डिसीज कंडीशन। नेगेटिव बॉडीज हैं किस डिसीज कंडीशन में देखने को मिलेंगी? रूबेला, रूबियोला, रेबीज और मीजल्स। तो नेगेटिव बॉडीज क्या होती हैं? जनरली रेबीज और हाइड्रोफोबिया की कंडीशन में देखने को मिलेंगी। स्पेशली रेबीज की कंडीशन में डॉग बाइट के कारण क्या होता है, नेगेटिव बॉडीज फाउंड होंगी। तो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, जिन भी लोगों को डॉग बाइट करेगा, रेबीज की कंडीशन होगी, तो उसमें क्या होगा, जो नर्व सेल्स में जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो नर्व सेल्स को क्या नाम दिया जाता है? इन्फेक्टेड नर्व सेल्स को नेगेटिव बॉडीज। नेगेटिव बॉडीज कहाँ पर देखने को मिलती हैं? नर्व सेल्स में। और ये नेगेटिव बॉडीज की कंडीशन होती है रेबीज में। रेबीज किसके कारण होता है? तो ये होता है डॉग बाइट के कारण। रेबीज का जो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है, या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो वो है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इज, विच डिसीज हैज रिसीव्ड मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया। हमारे भारत में मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा है जो किस डिसीज को दिया गया है, मतलब कि आपने कुछ पुराने ऐसे कर्म किए हों जिनके कारण आपको ये प्रॉब्लम हुई हो, तो इस तरीके से कहा जाता है हमारे भारत में। तो ऐसी कौन सी डिसीज है जिसको सोशल स्टिग्मा है जो नाम दिया गया है, मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा? ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, लेप्रोसी या फिर कॉलेरा। तो यहाँ पर जो सोशल स्टिग्मा वाली डिसीज़ है हमारे इंडिया में, जिसमें कहा जाता है कि आपने कुछ ऐसे, आपके कुछ पुराने कर्म रहे होंगे, काम रहे होंगे, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो जनरली जो मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा है इंडिया में वो है लेप्रोसी को लेके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, लेप्रोसी। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वायरल बॉर्न डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो वायरस के थ्रू नहीं होती?
ऑप्शन है एड्स, मीजल्स, पोलियो एंड टिटनस। तो जो डिसीज़ है वायरल बॉर्न नहीं है, दैट मीन्स इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वायरस नहीं है, वायरस के थ्रू ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो वो डिसीज़ है टिटनस। क्योंकि टिटनस की प्रॉब्लम किसके थ्रू होती है? क्लोरेस्टेडियम टिटेनी के द्वारा। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है एड्स, ये HIV वायरस के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। पोलियो है जो पोलियो वायरस के थ्रू होता है। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस या फिर मीजल्स वायरस भी हम जिसको कह सकते हैं उसके थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। तो आपका जो सिलेबस है राजस्थान CHO MP CHO का, MP स्टाफ नर्स का व्यापम के लिए, उन सभी में एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको वायरल बॉर्न जूनोटिक जो डिसीज़ है, एग्जाम वेक्टर बॉर्न डिसीज़ आ सकती हैं। तो आप लोग एक बार इन डिसीज़ को रिवाइज कर लेना। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के पहले इन डिसीज़ को सेपरेटली मैं आपको समझा सकूं। बट इन केस मैं आपको ना बता पाऊँ तो आप लोग एक बार ज़रूर जूनोटिक, बैक्टीरियल, वायरल और जो भी वाटर बॉर्न डिसीज़ है सभी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज इन इंडिया द टारगेट डिसीज इंक्लूडेड इन विजन 2020 इज। तो इंडिया में जो विजन 2020 लाया गया था ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो उसकी टारगेट डिसीज कौन सी हैं? ऑप्शन है कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड इलनेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इंडिया में जो विज़न लाया गया था, विज़न 2020 प्रोग्राम था ब्लाइंडनेस रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, तो इसमें टारगेट डिसीज़ रखी गई थी। तो वो थी कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा। तो ये डिसीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं किसमें? टारगेटेड विज़न 2020 में। विज़न 2020 इनिशिएट लिया गया था, जो ब्लाइंडनेस है उसको कम किया जाना है इंडिया में, तो उसके लिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। यदि इनकेस आपको इन जो तीन ऑप्शंस में दिए हैं कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर और चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के अलावा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा या फिर ट्रोकोमा आता है, तब भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। और ये सभी डिसीज हैं जिनको विजन 2020 प्रोग्राम के तहत रखा गया है। नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज। तो कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाता है जब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को है जो कैलकुलेट कर रहे हो? टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो आपने दो तरीके के जो डिनोमिनेटर नॉमिनेटर पढ़ा होगा, तो एग्जाम में आपको डिनोमिनेटर भी पूछा जा सकता है, नॉमिनेटर भी पूछा जा सकता है, और किस टर्म में एक्सप्रेस्ड की जाती है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का जो टर्म एक्सप्रेस किया जाता है वो होता है 1,00,000 जो लाइव पॉपुलेशन है, 1,00,000 लाइव बर्थ पे है जो इसको कैलकुलेट किया जाता है। बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है। न्यूमेरेटर यदि पूछा जाता है आपसे तो वो होगा मैटरनल डेथ, कितनी मैटरनल डेथ हुई हैं। इवन कंसीव करने से लेके आफ्टर डिलीवरी के 42 डेज तक यदि डेथ होती है तो वो क्या होगा? मैटरनल मॉर्टेलिटी, मैटरनल डेथ में कैलकुलेट की जाए। कब से? कंसीव करने से लेके आफ्टर डिलीवरी के 42 डेज तक। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पूछा है आपसे तो वो होगा वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, और एक्सप्रेस्ड किस टर्म में किया जाता है? 1,00,000 पर जो पॉपुलेशन है उस बेस पर। नेक्स्ट इज क्लेब्स-लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। क्लेब्स-लोफलर बैसिलस है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरेस्टेडियम टिटेनी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लैक्टोबैसिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्लेब्स-लोफलर बैसिलस है, जिस साइंटिस्ट ने खोज की थी इस बैक्टीरिया की, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया था। तो इसका आंसर होगा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है जो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो डिप्थीरिया को कॉज करने का कारण बनता है। तो डिप्थीरिया किस तरीके की डिसीज होगी? बैक्टीरियल डिसीज, जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। और इसका नाम है जो क्लेब्स-लोफलर बैसिलस इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की गई थी 1884 में, 1884 में, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिच लोफलर, उन्हीं के नाम पर इसका जो है जो दूसरा नाम भी रख दिया गया था, क्लेब्स-लोफलर बैसिलस। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ केस ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर ड्यूरिंग।
तो मदर से चाइल्ड में जो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है HIV का, एक किस पीरियड में होगा? सबसे ज़्यादा केस हैं जो किस पीरियड में देखने को मिलेंगे? इंट्रापार्टम पीरियड, एंटीपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड और डी ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो मोस्ट कॉमन केस होते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के, स्पेशली HIV में मदर से बच्चों में जो HIV ट्रांसमिट हो रही है वो होता है जनरली लेबर के टाइम पर, दैट मीन्स इंट्रापार्टम पीरियड में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इंट्रापार्टम पीरियड। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ अ मेडिसिन फॉर अ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। तो बच्चों में जो मेडिसिन का डोज कैलकुलेट किया जाता है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है यंग्स रूल, क्लार्क्स रूल, फ्राइड्स रूल या फिर डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर बच्चों में पूछा है तो सभी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी आंसरिंग आप कर सकते हैं डी ऑल ऑफ देम। यदि इन्फेंट्स में पूछा जाता है या फिर स्पेसिफिक एज दी जाती तो आपको इन्हीं तीनों फार्मूला में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता। यदि एज के बेस पर पूछा जाता आपसे तो वो होता है यंग रूल। यंग रूल किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पीडियाट्रिक डोज के लिए? तो एज इज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। तो क्या निकलेगा? फॉर जो पीडियाट्रिक डोज है बच्चे के लिए डोज है वो निकलेगा। यदि एज कितनी है, 5 साल है किसी बच्चे की, तो 5, यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12, यहाँ पर एज में 12 जोड़ना है इंटू एडल्ट का जो भी डोज रहे उस डोज को जो मल्टीप्लाई करके आपको जो इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा? पीडियाट्रिक डोज। तो ये तो हो गया यहाँ पर एज की बात को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि वेट के हिसाब से, जनरली जो मेडिसिन बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो वेट के हिसाब से ही दी जाती हैं। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों में मेडिसिन है जो वेट कैलकुलेट करके ही देते हैं। तो क्लार्क रूल में क्या होता है? वेट को कैलकुलेट करके आपके लिए मेडिसिन डोज है जो कैलकुलेट करना होगा। वेट इन LBS डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज इक्वल टू डोज फॉर चाइल्ड। तो यहाँ पर यंग रूल किस तरीके से बता रहा है मेडिसिन के जो डोज कैलकुलेशन के लिए? एज से। क्लार्क रूल में बताया गया है वेट को लेके। और थर्ड रूल है यहाँ पर फ्राइड्स रूल। फ्राइड्स रूल जनरली इन्फेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इन्फेंट्स में जो इसमें एज की जाती है कैलकुलेट वो होती है मंथ में। तो एज क्या है? मंथ में डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ पर यदि इन्फेंट है तो इन्फेंट में मंथ में आपको एज बतानी होगी। तो जनरली यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो तीनों फार्मूला में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यदि इन्फेंट्स के लिए फार्मूला पूछा जाता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा ड्रग कैलकुलेशन के लिए, तो होगा फ्राइड्स रूल। और यदि वेट को लेके पूछा जाता है तो वो होगा क्लार्क रूल, एंड एज को लेके पूछा जाता है तो वो होगा यंग्स रूल। आई होप आपको ये तीनों फार्मूला समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है किसने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, बेंटिंग एंड बेस्ट, लुइस पास्चर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है। तो मलेरियल पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है इसकी खोज की थी, इसको डिस्क्राइब किया था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विथ इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्यूनिन सल्फेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यदि क्यूनिन सल्फेट मेडिसिन दी जाती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में IV रूट के थ्रू, तो और कौन सी मेडिसिन है या फिर और क्या है जो इसके साथ में आपको एडमिनिस्टर करना होगा? ऑप्शन है ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, हाइड्रोकार्टिसोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो क्विनिन सल्फेट को है जो बटक्स में नहीं दे सकते हम, यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो क्विनिन सल्फेट को बटक्स में इसलिए नहीं दे सकते हम, बटक्स जो इंट्रामसल्स होती हैं IM रूट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर सियाटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए। और यदि इसको IV रूट के थ्रू दिया जा रहा है तो इसको और किस मेडिसिन के साथ में हम देंगे, किसके साथ रिकमेंड करेंगे? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, हाइड्रोकार्टिसोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जो क्यूनिन सल्फेट है मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है IV रूट के थ्रू, तो इसके साथ में क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट इज
राइस वाटर स्टूल इज टिपिकल फाइंडिंग इन केस ऑफ, राइस वाटर स्टूल है किस डिसीज में देखने को मिलता है? टाइफॉइड, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबियासिस या फिर कोलेरा। राइस वाटर स्टूल है, टिपिकल फीचर है किसका है? कोलेरा का। नेक्स्ट इज एंथ्रोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ, एंथ्रोसिस है जो किस डस्ट को या फिर किन पार्टिकल्स को इनहेल करने के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है? कोल पार्टिकल, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट, सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल्स। तो एंथ्रोसिस ऐसी प्रॉब्लम है जो आप कोल पार्टिकल्स या फिर कोल माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं जनरली, तो जो भी कोल्स के छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको इनहेल करने के कारण जो प्रॉब्लम होगी आपको वो क्या कहलाती है? एंथ्राकोसिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कोल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें एक सेक्शन है जिसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकती। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताया है, तो ये भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स रिलेट करता हुआ क्वेश्चन होगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं यदि वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीज़ आपको होती है, तो वो किस में आएंगे? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स प्रॉब्लम में। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है शुगर कैन डस्ट, शुगर कैन डस्ट के कारण कौन सी कंडीशन होती है? बैगोसिस। कॉटन डस्ट के कारण बाइसिनोसिस। और सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल्स के जो कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? सिलिकोसिस। तो इस तरीके की जितने भी फैक्ट्रीज हैं या फिर फ्रोजन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हों या फिर अदर फैक्ट्रीज में, तो उनसे रिलेट करती हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट इज क्रोनिक एक्सपोजर टू पुअर लाइटिंग कॉजेज, यदि आप लॉन्ग टाइम तक जो पुअर लाइटिंग है, जो लाइट्स हैं आपके लिए वो क्या है? कम रहे और आप उसमें लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है? ब्लरिंग ऑफ विजन, वाइट फाइंगर, कैटरैक्ट, मैनर्स, निस्टेगमस। तो क्रोनिक एक्सपोजर लॉन्ग टाइम तक यदि आप पुअर लाइटनिंग के अंदर काम करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी मैनर्स, निस्टेगमस। और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा? आँखों का जो मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ आइज, जिसके कारण विजन डिफेक्ट होगा, फोटोफोबिया हो सकता है आपको, इवन नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी हो सकती है। मैनर्स निस्टेगमस यदि पूछा जाता है, पुअर लाइटनिंग कहाँ पर रहेगी? जो भी लोग कोल माइंस में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, खदानों में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं कोयला की, वहाँ पर ये प्रॉब्लम जनरली उन लोगों को हो सकती है। मैनर्स निस्टेगमस किसके कारण होगा? पुअर लाइटनिंग के कारण। तो इसमें जो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द आई, इसके कारण विजन प्रॉब्लम्स भी होगी। जब आंखों में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको देखने में ही प्रॉब्लम होगी, फोटोफोबिया भी हो सकता है और नाइट ब्लाइंडनेस का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, इनमें से वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है? ऑप्शन है कोलेरा, रेबीज, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो वाटर बॉर्न दैट मीन्स इन्फेक्टेड वाटर के कारण कौन सी प्रॉब्लम है जो हो सकती है? तो वो होगा कोलेरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कोलेरा। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज़्यादा जो एड्स है किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट होता है? ट्रांसप्लेसेंटल दैट मीन्स मदर टू फीटस, यूज ऑफ अनस्टेराइल सिरिंज या नीडल्स, सेक्सुअल कांटेक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पूछा है तो जो HIV एड्स का ट्रांसमिशन है, जो मोस्ट कॉमन मोड है ट्रांसमिशन के लिए HIV वायरस और एड्स का, तो क्या? सेक्सुअल मोड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, सेक्सुअल। नेक्स्ट इज मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इज, इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो मोडिफाइबल हैं दैट मीन्स चेंजेबल हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए? इथनिसिटी, सेक्स, एज और ओबेसिटी। ना तो आप इथनिसिटी चेंज कर सकते हैं, ना ही सेक्स चेंज कर सकते हैं, ना ही एज। बात आती है ओबेसिटी की, मोटापा, इसको आप रेगुलर एक्सरसाइज डाइट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो एक इस तरीके का फैक्टर हो जाएगा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर तो मैंने हाइपरटेंशन का बताया है, आपको एग्जाम में है जो कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ है उनके लिए भी आ सकता है, स्ट्रोक के लिए भी आ सकता है,
या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर ये देखिए लिस्ट भी दी हुई है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल हैं हमारे पास, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें ऑफस्प्रिंग के थ्रू है, जो अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, जेंडर, इथनिसिटी और एज, इनको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बट जो मॉडिफाइबल होते हैं जिनको हम अपने से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हुआ ओबेसिटी, इसके लिए आप कम कर सकते हैं अपने मोटापे को, सॉल्ट इंटेक, पोटेशियम इंटेक, सैचुरेटेड फैट्स, अल्कोहल, डाइटरी फाइबर, स्मोकिंग, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सभी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो आपको दोनों कैटेगरी याद रखनी है, नॉन मॉडिफाइबल, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आपको आते हैं एग्जाम में यदि, तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट करना, पहचाने, डिफरेंस करना जाने और साथ ही साथ आंसरिंग भी सही कर पाए। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इन वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर है जो मेल और फीमेल्स दोनों को अफेक्ट करता है, वो कौन सा है? कैंसर ऑफ पैंक्रियास, कैंसर ऑफ लंग्स, बक्कल म्यूकोसा कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। तो यहाँ पर मेल फीमेल्स दोनों के लिए पूछा है मोस्ट कॉमन कैंसर, तो वो है लंग कैंसर। यदि ओनली फीमेल्स में पूछा जाता, इंडियन फीमेल्स में, तो वो क्या होता, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। दो तरीके के कैंसर जनरली इंडियन फीमेल्स को अफेक्ट करते हैं। बट यदि वर्ल्ड वाइड फीमेल्स में बस पूछा जाता वर्ल्ड वाइड, तो वो होगा ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट इज बीएमआई फॉर्मूला। तो बीएमआई को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स को? तो इसका जो फॉर्मूला है एग्जाम में आपको आ सकता है, या फिर फॉर्मूला की जगह आपको वेट दे दिया जाएगा, हाइट दे दी जाएगी मीटर स्क्वायर में, फिर आपको इसके लिए कैलकुलेट करना होगा। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट किलोग्राम में डिवाइड किससे करना है, हाइट जो मीटर स्क्वायर में आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और साथ ही साथ WHO के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बीएमआई से लेके ओबेसिटी तक की बीएमआई है, वो भी आपको याद रखना है। ये भी आपको एग्जाम में आ सकती है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नॉर्मल रेंज क्या है, ओबेसिटी में क्लास फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड, थर्ड में कौन आएगा। तो अंडर वेट, जो यदि वेट का स्टेटस है आपका और बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करने के बाद लेस देन 18.5 आता है, दैट मीन्स आप क्या है, अंडर वेट। नॉर्मल रेंज है 18.5 टू 24.9। नॉर्मल रेंज क्या है, 18.5 से लेके 24.9 तक। ओवरवेट में आएगा मोर देन 25 और 25 से 29.9 तक। एंड ओबीज में कौन आएगा, मोर देन 30, क्या मोर देन 30 या फिर इक्वल हो, 30 से ज़्यादा आप होते हैं तो ओबेसिटी में आएंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है, 18.5 से लेके 24.9 तक नॉर्मल रेंज है। ओवरवेट होंगे मीन्स आपकी जो बीएमआई है 25 से 29.9 होगी। ओबीज है दैट मीन्स मोर देन 30 है आपकी बीएमआई। फिर ओबीज में भी क्लास में डिवाइड किया गया, 3 क्लास में डिवाइड किया गया। 30.0 टू 34.9 है मीन्स क्लास फर्स्ट ओबेसिटी है आपको। 35.0 टू 39.9 है मीन्स ओबीज क्लास सेकंड में है आप। थर्ड क्लास में मोर देन 40 यदि आपकी बीएमआई है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केस में आप लोग चले जाएंगे। इस तरीके से आपको जो ओबेसिटी का क्लासिफिकेशन है, बीएमआई फॉर्मूला है और बीएमआई का जो वेट स्टेटस है, ये याद रखना होगा आपको एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको बीएमआई का फॉर्मूला पूछे, या तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर वेट का जो स्टेटस रहेगा कि नॉर्मल रेंज क्या है, ओवरवेट क्या है, ओबीस कैटेगरी में क्या बीएमआई होगी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इनमें से कौन से हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस होने के लिए रिस्क फैक्टर का काम नहीं करेंगे? सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल और हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। तो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए रिस्क फैक्टर नहीं होंगे डेवलप करने के लिए, तो वो होगा हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन के। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा सुविधाजनक, आप लोग चल फिर भी नहीं रहे, खाए पिए और सो गए।
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ इनफेंसी में तब भी चांस है। बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तब भी चांस है डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के। बट हाई इनटेक ऑफ विटामिन ए है जो किसी भी तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप करने का कारण नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन है किसकी कमी के कारण होगी, किस विटामिन की कमी के कारण होगी? राइबोफ्लोविन, फॉलिक एसिड, थायामीन और पेंटोथेनिक एसिड। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन है जो जनरली एनीमिया के केस में भी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर किसकी कमी के कारण होगी? तो ये होगा राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 की कमी के कारण। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया। भारत में स्ट्रोक होने का जो सबसे कॉमन कारण है वो क्या है? जिसको हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है? CVS, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो स्ट्रोक होने का भारत में सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन है सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सब आर्कनॉइड हेमरेज और सेरिब्रल हेमरेज। तो स्ट्रोक का भारत में होने का सबसे बड़ा कारण है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बा ही है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ये हो गया स्ट्रोक का इंडिया में। और स्ट्रोक क्या है? जिसमें ब्लड की सप्लाई है जो ब्रेन में सडनली स्टॉप हो जाए या फिर कम हो जाए, जिसके कारण स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। यदि ब्लड की सप्लाई आपके ब्रेन में क्या हो जाए? इंटरप्ट हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा? ब्रेन तक जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ब्रेन की सेल्स विद इन मिनट्स में, विद इन सेकेंड में क्या करेंगी? मरना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर सेम यही है। स्ट्रोक अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज इंटरप्टेड और रिड्यूस्ड, प्रिवेंटिंग ब्रेन टिश्यू फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्रेन सेल्स बिगिन टू डाई इन अ मिनट। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों में ब्रेन सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्ट कॉमन कॉज है भारत में स्ट्रोक होने का सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट इज ICDS डज नॉट कवर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में क्या कवर नहीं होंगी? क्या सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी? फॉर्मल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो 1975 में लॉन्च की गई थी, 1975 में आई थी। तो इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती वो है फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूलिंग, जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग है वो प्रोवाइड कराई जाती है। बट यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है। यहाँ पर ये देखिए, जो बच्चे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। बट जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो इंक्लूड नहीं रहती है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर। यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो अपना सकती है? कंबाइंड पिल्स, मिनी पिल्स, सेंटोक्रोमन और डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर सेंटोक्रोनम के लिए छाया या फिर सहेली भी ऑप्शन आपको रखा जा सकता है। सेम वही है, इसका जो कंटेंट है वो सेंटोक्रोमन है, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? छाया और सहेली। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लैक्टेटिंग वुमेन के लिए यूजफुल रहेंगी वो क्या होंगी? मिनी पिल्स। या फिर आपको एग्जाम इस तरीके से भी आ सकता है कि मिनी पिल्स हैं जो किस कैटेगरी के लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वो होगी लैक्टेटिंग वुमन। नेक्स्ट इज कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड। कोल्ड शॉक किसको कहा जाता है? शॉक की जो अलग अलग कैटेगरी हैं तो उनमें से कोल्ड शॉक किसको कहा? कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, हाइपोवॉल्मिक और बेसोजेनिक शॉक। कोल्ड शॉक कहा जाता है हाइपोवॉल्मिक शॉक को। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको खुद बताऊंगी। क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग इज। जो इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग हो रही है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर एन्यूरिज्म। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।